उन्होंने ये कहा कि उन्हें न सीबीआई पर भरोसा है न राज्य की पुलिस पर भरोसा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 4 मई की घटना थी और 18 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। इस 14 दिन के भीतर आखिर पुलिस कर क्या रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 6000 के आसपास वहां पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि उसमें कितने मामले हत्या के हैं, कितने मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के हैं और कितने मामले आगजनी और लूटपाट के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार से कहा है कि इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर आएं। कल एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि इस मामले में एसआईटी का गठन होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच की निगरानी करता है तो सरकार को कोई ऐतराज नहीं होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की याचिका में इस बात की मांग की गई है कि इस मामले में वायरल वीडियो के मामले में अगर ट्रायल राज्य से बाहर हो जाए तो अच्छा रहेगा, चूंकि इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। इसलिए केंद्र सरकार इस तरह की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा था। इस मामले में कपिल सिब्बल जो कि महिलाओं के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले का ट्रांसफर असम में नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम असम नहीं कहीं भी अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो अच्छा होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि वहां पर जो राज्य में जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्था किया है, सरकार का पैकेज क्या है। इन सारे मसलों पर सरकार को जवाब देना है। कल एक बार फिर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार कोर्ट के सामने बात कही गई कि वहां पर पीड़ितों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई अंतर नहीं है। उन्हें न सीबीआई पर भरोसा है न राज्य की पुलिस पर भरोसा है। इसलिए इस मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए। और एक बात तय है कि इस मामले में अब एसआईटी का गठन होगा। कल एक बार 2 बजे सुनवाई होगी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश दे दे। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। सरकार ने आज मणिपुर पर चर्चा का ऐलान कर दिया। आज सुबह जैसे ही सदन लगा वैसे ही राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने खड़े होकर कहा कि वो चाहते हैं कि मणिपुर जैसे संजीदा मसले पर सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। विपक्ष को लगता है कि इस तरह की चर्चा करवाकर सत्ता पक्ष दरअसल मामले को रफा दफा करना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि चर्चा नियम 267 के तहत होनी चाहिए ताकि वो वृहत रूप से लंबी चर्चा हो सके। और सरकार चाहती है कि नियम 176 के तहत चर्चा करा करके इसे आनन फानन में 2.5-3 घंटे की चर्चा बना दी जाए और मामले को खत्म कर दिया जाए। विपक्ष ने जाहिर है कि इस चर्चा में अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया और गतिरोध कायम है। सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इसी सवाल पर लगातार बाधित हो रहा है। विपक्ष का ये मानना है कि ये सारी बातें उन्हें अपनी तरह से कहने का मौका अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मिलेगा, लेकिन अभी तक अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय नहीं हो पाई है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्यसभा के सभापति ने सदन को सूचित किया कि सरकार नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार नियम 267 के तहत चर्चा हो इस बात की मांग करता रहा। सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा कराए जाने की मांग रखी। चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति को 65 सांसदों ने नोटिस दिए हैं। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा आज यानी सोमवार को ही हो सकती है, लेकिन यह चर्चा नियम 176 के तहत करवाई जाए। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम नियम 267 के अंतर्गत चर्चा करना चाहते हैं। अंडर रूल 267 पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे और हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के कई सांसद मणिपुर का दौरा उन्होंने किया और वो अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद में मणिपुर पर हंगामे के बीच आज संसद परिसर में इस बात की भी बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही थी कि दिल्ली अध्यादेश बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है, पटल पर रखा जा सकता है, चर्चा हो सकता है कि बाद में हो। आपको बता दें कि हालांकि बिजनेस लिस्ट में इसकी चर्चा नहीं थी, ये लिस्टेड नहीं था, लेकिन बावजूद इसके
गृह मंत्रालय के हवाले से खबर आई कि आज इसको सदन के पटल पर लोकसभा में रखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये वही बिल है जिस पे जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर के आई थी, जिसमें वैसे तो एक दिल्ली सरकार को चलाने के लिए पूरी रूपरेखा है, लेकिन अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले में ठन गई थी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में। तो वो बिल आज पेश होना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो सका। लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि ये वो बिल है, लोकसभा में तो पास हो जाएगा जब भी पटल पर आएगा, राज्यसभा में इसका टेस्ट होगा विपक्षी दलों के लिए भी और सरकार के लिए भी। कैमरामैन उमेश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार ज्ञानव्यापी मसले पर खुलकर बोले। उन्होंने मुस्लिम पक्षकारों का विरोध करते हुए कहा कि अगर वहां पर मस्जिद है तो बताएं कि वहां त्रिशूल कैसे आया। आज एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी विवाद पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो ये एक नया विवाद होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और मामला अदालत में विचाराधीन है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम नेताओं के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतर आए हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गए हैं। उनकी पार्टी जदयू पूरे बिहार में 40 दिनों तक भाईचारा यात्रा निकालेगी, जिसमें बिहार के करीब 26 जिलों से संपर्क किया जाएगा। यात्रा का मकसद मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। बिहार में भाईचारा यात्रा 3 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक चलेगा, दूसरा चरण 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक और तीसरा चरण 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता भी मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को अपने भाईचारा यात्रा में कितनी कामयाबी हासिल होती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में तिलक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में मंच साझा नहीं करेंगे। इसे लेकर वामपंथी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी या फिर शिवसेना यूबीटी, इन चारों पार्टियों के नेताओं ने शरद पवार से विनती की थी कि वो मोदी के साथ एक मंच पर नजर न आए। लेकिन शरद पवार ने सभी बातों को नकारते हुए अब इस कार्यक्रम में जाने का मन बना लिया है। शरद पवार फिलहाल पुणे में मौजूद है और 1 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है। अब शरद पवार मोदी के साथ नजर आएंगे। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का ये कहना है कि अगर पवार साहब नरेंद्र मोदी को पुरस्कार देते हैं, उनके साथ एक मंच साझा करते हैं, तो इससे गलत मैसेज राजनीति में चला जाएगा और इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर हो सकता है। राउत ने कहा है कि पवार साहब इस पुरस्कार समारोह में ना जाए। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दलित मुद्दों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दलित वोट बैंक को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बौद्ध मंदिरों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद मायावती सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बौद्ध मंदिरों पर बयान जारी किया, उसको लेकर मायावती ने एक बार फिर दलित मतदाताओं को आगाह किया है कि वो समाजवादी पार्टी के इस राजनीतिक खेल से बच के रहें। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा दोनों ही राजनीतिक दल जातिगत गोलबंदी में जुट गए हैं और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब मां नर्मदा की एक बार फिर एंट्री हुई है। कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना तैयार कर आज से एक महाअभियान यात्रा की शुरुआत कर रही है और ये यात्रा मध्य प्रदेश के 28 जिलों पर होती हुई गुजरेगी और इस यात्रा को कांग्रेस हालांकि गैर राजनीतिक बता रही है और जिसमें समाज सेवियों के साथ साथ कांग्रेस और बाकी दलों को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन
अब चूंकि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा यात्रा के पीछे राजनीतिक मायने भी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इन 28 जिलों की करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं ऐसी विधानसभा की जहां से मां नर्मदा होकर गुजरती है। और यही वजह है कि अब से कुछ दिन पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जब जबलपुर में पहुंचे थे तब उन्होंने भी नर्मदा यात्रा से पहले नर्मदा की आरती की थी और यहां से चुनाव अभियान की शुरुआत करने से पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया था। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति को लेकर अब मामला गरमाने लगा है। दरअसल बीजेपी के तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के आलाकमान को यह हिदायत दे दी है कि यदि इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक को नजरअंदाज किया जाता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में करीब 11% मुस्लिम वोट बैंक हैं जो कि 40 से भी ज्यादा सीटों पर हार जीत का फैसला करने में काफ़ी दमदार रूप से सशक्त साबित होते हैं। लेकिन बीजेपी लगातार जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को, मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने से इनकार करती है, ऐसे में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। मुसलमान वर्ग का एक भी वोट बीजेपी की तरफ झुका हुआ नजर नहीं आया था और यदि अभी भी हालत वैसे ही रहते हैं तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर पार्टी को उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से पहले ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये विस्तार 1 हफ्ते के भीतर ही हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने के बाद अब दबाव ये है कि विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाए। सुभाषपा सदन में सरकार के सहयोगी के रूप में उपस्थित रहना चाहती है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाना है। सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं का ये मानना है कि बतौर मंत्री दारा सिंह को घोसी से उपचुनाव लड़ाने से चुनाव में बड़ा राजनीतिक फायदा मिलेगा। उधर योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जल शक्ति मंत्री रहे महेंद्र सिंह, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सहित सरकार के युवा विधायक भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। दरअसल योगी सरकार विधानसभा के भीतर अपनी ताकत दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वो लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और विपक्ष उसके सामने कहीं ठहर नहीं सकता। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच चुकी है और देखिए कि ये ट्रेन घंटों से यहां पर लगी हुई है, लेकिन लगातार इस ट्रेन में जांच की जा रही है, क्योंकि यही वो ट्रेन है जिसमें सुबह सुबह एक कांस्टेबल ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। यही कारण है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे अभी भी लगी हुई है और आगे जो बोगी है, बोगी नंबर 5 यानी B5 जो बोगी है जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, उसको अभी भी सील किया गया है और उसकी लगातार जांच की जा रही है। बोरीवली में ट्रेन रुकाकर जो डेड बॉडी है उसको निकाला गया। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हालांकि यात्री सभी जा चुके हैं। कुछ यात्री तो अपने गंतव्य से पहले ही उतर गए, इतने डरे हुए थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांस्टेबल ने अपने ही सीनियर को पहले गोली मारी, फिर यात्रियों को गोली मारी, अंधाधुंध फायरिंग की। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन दिलीप के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अर्निया सेक्टर में बीएसएफ के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। बीएसएफ ने बीती रात घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मौत के घाट उतारा है। मारे गए घुसपैठिए से पाकिस्तानी करेंसी और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सीमा में घुस सकें ताकि जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। वहीं पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भी आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नशे की खेप को भी सीमा के उस पार से इस ओर पाकिस्तान लगातार भेजने की कोशिश कर रहा है और ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नदी नालों के जरिए भी करवा सकता है। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है और इन बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।
40 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और कुलगाम के स्थल इलाके से जो सेना का जवान गायब हो गया था उसका अभी भी कोई अता पता नहीं लगा है। हालांकि ज़्यादा आशंका यही जताई जा रही है कि इस सेना के जवान को मिलिटेंटों ने अगवा कर लिया है और उसके बाद से लगातार हालांकि पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा इस पूरे कुलगाम के स्थल चौलगाम और दूसरे इलाकों में तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस जवान का कोई अता पता, कोई सुराग नहीं मिल पाया है और फोर्सेस की कोशिशें लगातार इस जवान को ढूंढने के लिए जारी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। दिल्ली के आम लोगों को फायदा देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2018 में डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करी। इसकी सोच ये थी कि आम लोगों को आसानी से घर बैठे तमाम सरकारी सेवाओं का फायदा मिल पाए। ऐसे में अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 58 नई सेवाएं इसमें जोड़ी हैं। दिल्ली सरकार इस योजना के तहत 58 नई सेवाओं को शामिल करने वाली है। इसमें परिवहन विभाग की 29, श्रम विभाग की 19, बिल्डिंग व निर्माण विभाग की 8, राजस्व विभाग की 2 सेवाएं शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों इस सप्ताह अगले हफ्ते इन नई 58 योजनाओं को शुरू करने की योजना है। इसके अलावा ये संख्या करीब बढ़कर 158 हो जाएगी। डोर स्टेप डिलीवरी से सीधे तौर पर सरकारी एजेंट उनके घर जाएंगे, अपने काम कराएंगे और अपने काम कराने से निश्चित तौर पे उनके काम आसानी से हो पाएंगे। शायद हम कह सकते हैं कि सरकारी सिस्टम में दफ्तर जाने से बचने के लिए ये एक तरीके से आमजन के लिए वरदान साबित होगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य मंदिर निर्माण में कारीगरों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे मंदिर का समय कार्य से पूरा हो सके। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण में अब कुल 1600 कारीगर और श्रमिक दिन रात मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। अभी तक 900 मजदूर काम करने में जुटे थे, अब 700 मजदूरों को बढ़ाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले परिसर में चल रहे अधिकांश योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य से संख्या बढ़ाई गई है। परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक आने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए परकोटे निर्माण में तेजी के लिए यह निर्णय हुआ है। जनवरी 2024 में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। उससे पहले सभी कार्यों को पूरा करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई में एक बार फिर एक शख्स ने बांद्रा सीलिंग से अरब सागर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, कोस्ट गार्ड और नौसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इस शख्स की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक शख्स कार में सवार होकर बांद्रा सीलिंग से गुजर रहा था। कार जब पुल के बीचों बीच पहुंची तो उसने कार को रोका और सीधे समंदर में छलांग लगा दी। सुसाइड अटेम्प्ट की जानकारी जैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम और दूसरे अधिकारियों को लगी तो उसे ढूंढने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया और एक हेलीकॉप्टर को भी इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि मुंबई का बांद्रा सीलिंग को सुसाइड पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ अक्सर लोगों के आत्महत्या करने की खबरें आती रहती है। दर्जनों से भी ज्यादा लोगों ने अब तक बांद्रा सीलिंग से कूदकर आत्महत्या की है। सीलिंग से आत्महत्या का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचा था। जनहित याचिका दायर की गई थी और कोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग पर सीसीटीवी कैमरे और गार्डों को तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इतने इंतजाम करने के बावजूद भी बांद्रा सीलिंग पर आत्महत्या करने के मामले रुक नहीं रहे। बता दें कि बांद्रा सीलिंग की लंबाई कुछ 5 किलोमीटर है, जो कि बांद्रा से वर्ली को जोड़ती है और ये दक्षिण मुंबई में स्थित है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली के नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर 31 वर्षीय एक युवक ने मेट्रो ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। 31 वर्षीय लाइब्रेरियन ने आज सुबह आत्महत्या की। इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर चल रही ट्रेन के सामने कथित तौर पर कूदने के बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस शख्स ने आत्महत्या क्यों की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पुलिस को सोमवार सुबह 9:26 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति नजफगढ़ मेट्रो ट्रेन के नीचे वो आ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ के प्रेम नगर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। वह उत्तराखंड के देवप्रयाग में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे। मृतक की एक बेटी है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या उनकी कोई आर्थिक बदहाली थी या कुछ पारिवारिक समस्या थी। कैमरामैन साइलेंस अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पूरे भारत में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। आलम यह है कि सड़कें जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी तरह से कट चुकी हैं, क्योंकि 10-10 घंटे तक लगातार जाम लग रहा है।
क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में हालात बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 2 अगस्त तक बादल बरसने के आसार है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 1 से 4 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, जहाँ पे चट्टानें दरक रही हैं, सड़कें लबालब भरी हुई हैं। आलम यह है कि 10-10 घंटे तक जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से हाईवे से उनका कनेक्शन टूट चुका है और लंबा जाम लग चुका है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात इस लिहाज से है कि अगले 3 दिन हिमाचल और उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बारिश का कहर बरपाने वाले हैं। कैमरामैन संजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। हिमाचल और पंजाब में कुछ दिनों के लिए बेशक बरसात रुक चुकी है, लेकिन जो लोगों की धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं। क्योंकि हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बेशक बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो लैंडस्लाइडिंग है वो लगातार ही जारी है और इसी के चलते ही सैकड़ों की तादाद में जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और ये हाल ख़ास तौर पर शिमला का, किन्नौर का, चंबा का और कुल्लू का है। और इसी के चलते ही जिस तरह से लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है, तो उसके बाद सैकड़ों की तादाद में जो मकान थे, मकान ज़मीन में समा चुके हैं और लोग बिल्कुल ही बेघर हो चुके हैं। और ऐसा ही हाल पंजाब का भी दिखाई दे रहा है। पंजाब में भी चाहे वो सतलुज दरिया है, ब्यास दरिया है, उसके आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बाढ़ के बाद बरसाती बीमारियों से जनता हो रही है परेशान। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। मानसून के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर अब जनता परेशान हो रही है। जल जनित बीमारियों का प्रकोप भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 15 दिनों में डेंगू और हेपेटाइटिस के मामलों में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और सूरत जैसे बड़े शहरों में मानसून के दौरान मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसमें कई ऐसे मरीज भी हैं जो आंखों के संक्रमण कंजक्टिवाइटिस से भी परेशान है। इस मर्ज ने भी फिलहाल शहर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। अहमदाबाद के सिर्फ सिविल अस्पताल में बरसाती बीमारियों में रोजाना 500 के करीब मरीज आ रहे हैं। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़। जिस तरीके से आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी बीच में डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से भी आम लोगों की समस्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि डेंगू से पीड़ित मरीजों की जांच के दौरान राज्य में इस बीमारी के खतरनाक स्ट्रेन DENV2 का पता चला है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू का ये स्ट्रेन काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से ब्लड के साथ बुखार होने का भी खतरा हो सकता है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि डेंगू के मरीज में काफी संख्या बढ़ी है। ऐसे में डेंगू पॉजिटिव के अधिकांश केस टाइप 2 स्ट्रेन के हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के दिल्ली सरकार पहले ही अहम बैठक बुलाकर मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ अस्पतालों में जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दे चुकी है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों में भी डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से मच्छरों का जो पनपना है वो काफी ज्यादा हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से DENV2 के बारे में कहा जा रहा है, जाहिर तौर पर इसको लेकर सतर्कता ही बचाव है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर अपने बयानों को लेकर इस वक्त चर्चा में है। दीपक केसरकर ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के खतरे को लेकर बयान दिया है, जिसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। केसरकर ने कहा कि जब कोल्हापुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, तब वो संयोग से शिरडी में थे। उन्होंने प्रार्थना की और बाढ़ का खतरा जो है वो टल गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने केसरकर के इस बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केसरकर नासिक में आए, प्रार्थना करें और नासिक का डैम जो है भर जाए, क्योंकि नासिक में के अधिकतर डैम में जो पानी है 50% से कम है। दीपक केसरकर के बयान पर उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने कहा कि केसरकर के श्रद्धा का वो सम्मान करते हैं। उन्हें न सिर्फ कोल्हापुर के लिए बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में आज फोर्सेस ने एक आईडी बम को ढूंढकर उसे नाकारा कर इस इलाके में एक बड़ी वारदात होने से रोक दिया और इस इलाके में जो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक गांव पड़ता है जनगाम, वहां पर मिलिटेंटों ने एक पुल, एक फ्लाईओवर के नीचे आईडी बम लगा दिया था फोर्सेस को निशाना बनाने की मंशा से। लेकिन इससे पहले कि मिलिटेंटों के ये नापाक मंसूबे यहां पर कामयाब हो जाते, उससे पहले ही जो फोर्सेस की रोड ओपनिंग पार्टी किसी नुकसान के आखिरकार बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईडी को ब्लास्ट कर इसे तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया और उसके बाद जो सामान्य से ट्रैफिक है वो रेस्टोर किया गया और इस तरह से मिलिटेंटों की इस बड़ी साजिश को यहाँ पर फोर्सेस ने नाकाम यहाँ पर कर दिया और एक बड़ी वारदात होने से यहाँ पर फोर्सेस ने रोक कर दिखाया अपनी सतर्कता से और जो चौकसी फोर्सेस की है उसके चलते। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।